एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रॉपर्टी हमको आती होगी तो किसी भी क्वेश्चन को बड़ा इजी कर सकते हैं डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहुत क्वेश्चन को मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा छोटा कर देती है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन मतलब छोटा होना ही होना है। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो पहला कहता है क्या, डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो इफ़ एनी रो और कॉलम इज़ ज़ीरो। सिंपल सा है, कह रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी कब? जब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में ज़ीरो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ, क्या इंटायर रो में क्या है, 0 0 0, या फिर ये वाला एग्जांपल इंटायर कॉलम में क्या है, 0 0। अगर ऐसा कहीं अपने को देखने को मिलता है किसी भी क्वेश्चन में, मतलब तो हम बिना कुछ सोचे समझे इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, कह देंगे ये आंसर इसका 0 आ रहा है। क्या कह देंगे, इसका आंसर 0 आ रहा है। कह देंगे इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हमको दिख रहा है कि इंटायर रो या इंटायर कॉलम क्या है, 0 है। इंटायर मीन्स कि कोई एक, ऐसा नहीं इंटायर मतलब सारे, मतलब कोई एक, जैसे ये पूरा इंटायर ऐसा या फिर ये पूरा इंटायर ऐसा, कोई 0 है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ओके, सेकेंड वन कहता है डिटरमिनेंट। देखो ये हमें डेल्टा के साथ बना हुआ, क्योंकि डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। तो कह रहे हैं डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो इफ़ 2 रोज और कॉलम हैव इक्वल वैल्यूज। ये बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू वहाँ 0 हो सकती है या वहाँ 0 होती है जहाँ पे किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रो 1 क्या है ABC, रो 2 भी क्या है ABC, तो दोनों क्या हो रही है, वैल्यूज इक्वल है। इट मीन्स कि आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो अपने को कहीं ऐसा भी दिखता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको आंसर 0 कर देंगे। पर दिखना चाहिए कि वहाँ पे दो रो और दो कॉलम, दो रो और बोला मैंने, ये नहीं कि दो रो दो कॉलम दोनों एक ही क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर दो रो इक्वल हो या क्या हो, दो कॉलम इक्वल हो, ऐसा कुछ होता है तो उसका आंसर हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ईजी सा था। थर्ड वन देखते हैं क्या कह रहा है, वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा चेंजेस बाय अ माइनस साइन इफ़ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कह रहा है कि वैल्यूज़ ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन। तो अगर कोई डिटरमिनेंट अपने को दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट है अपने पास, उसका आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करने में उसका आंसर 4 आ रहा है। ठीक, और अगर मैंने क्या किया, उसके दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या फिर उसके दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अगर कभी ऐसा कुछ कर दिया तो पहले अगर आंसर 4 आ रहा होगा तो बाद में उसका आंसर -4 आ जाएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग या फिर एक्सचेंजिंग द रोज और द कॉलम्स। ठीक है, अब अगर हमने देखो एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ क्या था कि ABCDEFGHI, एक मैंने डी डिटरमिनेंट ऐसा मान लिया था, लेट कर लिया था। ठीक है, मैंने डी डैश निकाला, क्या निकाला, क्या किया कि जो सेकेंड रो थी उसको फर्स्ट रो में लिख दिया, ये देखो, जो फर्स्ट रो था सेकेंड रो में लिख दिया। अगर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मान लो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर मान लो K आ रहा है, एक बात कह रहा हूँ किसका आंसर क्या आ रहा है, मान लो K आया, प्लस का K आ गया, तो अगर हमने जब आपस में एक्सचेंज कर दिया तब इसका आंसर क्या आएगा, -K आ जाएगा। मतलब जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू उसकी नेगेटिव आ जाएगी। मैंने सिंपल से दे रखा हुआ क्या, डी डे इज इक्वल टू -T। ठीक है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है, बड़ा इजी है, बस एक पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा क्या बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ कह रहा है एलिमेंट्री रो और कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो ये बड़ा काम का ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे हमको बहुत से क्वेश्चन इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में आगे खैर बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी में आ गया है तो हल्का फुल्का बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सिंपल सा चीज़ कह रहा है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कह रहा है कि किसी भी रो में हम किसी भी दूसरी रो को अगर ऐड करके लिखते हैं, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि रो 1 में मैंने क्या कर दिया, रो 1 और प्लस रो 3 तीसरी रो को ऐड करके लिख लिया किसमें, रो 1 में, तब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो आंसर इसका पहले आ रहा होगा इस डिटरमिनेंट का, वही आंसर आफ्टर डूइंग दिस वही आंसर आएगा। ठीक, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बस ये क्या करता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या करता है कि इस
वैल्यूज़ को या फिर एलिमेंट्स को छोटा कर देती है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बस इतना ही है, बाकी इसके वैल्यूज़ में, इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। जो पहले आंसर आ रहा होगा वही ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी आंसर आ रहा होगा। तो एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी सीखना। इसके बारे में आगे और भी डिटेल में सीखेंगे। प्रॉपर्टी में है तो बहुत सिंपल समझ लो। मान लो मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, क्या कि इसमें ये वाला हमने इम्प्लाई किया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ये वाले को। मैंने कहा कि ये डिटरमिनेंट था अपने पास, मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया। कैसे किया? कह रहा है R1 इम्प्लाइज दैट क्या, R1 प्लस R3। तो जो अब क्या होगा, जो R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R3 करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, R1 की जगह R1 प्लस R3, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया। बाकी दोनों रो क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। जो यहाँ होगा बस उसी में वैल्यू चेंज करनी है। आप ये पूछोगे सर कि कैसे पे चलेगा कि R1 करना है प्लस कि R2 करना है प्लस R, ये हमको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि हमको रो 2 प्लस रो 1 करना है, कि हमको रो 2 में कुछ ऐड करना है, कि हमको रो 3 या फिर हमको कॉलम से करना है। ज़रूरी नहीं ऐड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हम सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, कुछ हम माइनस कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं उसमें से, ठीक है, या फिर एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहे हो। तो मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमको यही करना ही है। हाँ, भाई इतना फिक्स है कि जिस चीज़ में या जिस रो में हमको कोई चीज़ लिखनी है तो वो उस रो का उसमें रोल होना चाहिए। अब ये हम यह नहीं कर सकते कि R1 इम्प्लाइज एज R2 प्लस R3, बिल्कुल भी नहीं। अगर R1 करना है तो R1 यहाँ कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। R1 में वो चीज़ें ऐड हो या सेपरेट होनी चाहिए, उसमें R1 का रोल होना चाहिए। R1 को हम निगलेक्ट नहीं करते उसमें, ठीक है। या फिर अगर रो 2 हम कुछ कर रहे हैं, रो 2 इम्प्लाइज दैट रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हैं, तब सही है। अगर हमने करके रो 2 इम्प्लाइज दैट रो 1 प्लस रो 3 कर दिया, वहाँ वो गलत हो, क्योंकि रो 2 का वहाँ पे रोल ख़त्म हो गया। हमको रोल नहीं ख़त्म करना है उसमें। जिस रो के लिए या फिर जिस कॉलम के लिए बात कर रहे हो, जहाँ लिखना हो, उसका रोल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में होना ही चाहिए, ठीक है। अभी इसके बारे में मैंने बोला बाद में क्वेश्चंस में और डिटेल में बात करेंगे। अभी प्रॉपर्टी में था तो इतना ही अपने को सीखना है पहले तो, और बहुत इजी है। अभी 2 क्वेश्चन आज भेजूँगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे बड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5th में प्रॉपर्टी कहता है कि सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो उसके इंडिविजुअली डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना है तो अपने आप कोई भी मैट्रिक्स मान के मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सेम ये भी क्या, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बराबर होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने बोला ये सब क्या अपने आप खुद से एग्जांपल से देख के कर सकते हो, ठीक है। 7th वन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है जब, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मतलब मेजर मान लो, थोड़ा भी गलती से बोल दिया, मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, कि पहले प्रॉपर्टी समझ लेते क्या कहता है फिर बताता हूँ डिफरेंस। कि अगर किसी भी मैट्रिक्स हमने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी मैट्रिक्स में हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, के टाइम के की पावर n और a का डिटरमिनेंट, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ a। तो क्या होता है, अपने को 2 चीज़ समझनी है कि अगर मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंटायर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स में, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डन। बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में ही वो मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट के साथ नहीं होगा। ये हमने अभी सीखा था मैट्रिक्स में, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्या होता है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये सुन लिया। अब सेकंड चीज़ क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों बहुत डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत होना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं सब चीज़ों में, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट है अपने पास,
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने निकाल रखे हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। ये क्या होता है कि कई बार रिजल्ट हमको अगर थोड़ा सा पता होता है तो अच्छे क्वेश्चन, मतलब बोर्ड में भी अगर एमसीक्यू हैं या फिर कल को जेई वगैरह हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पता है इसका, तो आराम से बड़े से बड़े क्वेश्चन हम नॉर्मली टिक कर सकते हैं कि हाँ भैया ये आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जीरो। तो कितना बड़ी बात कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे वो ज़ीरो होगा। कब? जब उसका ऑर्डर ऑड होगा। ऑड मीन्स कि कल को अगर मैट्रिक्स 3x3, 5x5 या फिर 7x7 ऐसा कुछ होती है कोई मैट्रिक्स अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई ऐसा है, तो अगर हम उसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो आएगा। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम उसका, अगर वो ऑड ऑर्डर की है, ऑड मीन्स ऑड नंबर पता है, ऑड इवन होता है, ठीक है, वो अगर ऑड ऑर्डर की है, ऑड मीन्स कि 3x3, 7x7, 9x9 ऐसा कुछ दे रखा हुआ है, और हमको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे आंसर ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि उसका आंसर ज़ीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको भी एक बार खुद से ट्राई करना है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ट्राई करना, तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा ये कि क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, सेकंड में बात होती है डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी डिटरमिनेंट है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है और उसको क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट निकालना है उसका, मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा उसके डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट होगा। क्या बोला मैंने, कोई अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी अपने पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और कल को क्या करना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही अपना डिटरमिनेंट होगा। ठीक, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो थोड़ा सा उसको आराम से समझने लायक है, थोड़ा पॉज करके रुक के समझना। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड वन, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू अ डिटरमिनेंट इट गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी वन रो और। देखो मैंने भी जो पीछे बात की वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई नंबर या फिर कोई स्केलर क्वांटिटी किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा मैट्रिक्स से इसको अलग करता है ये चीज़, डिटरमिनेंट को, इसीलिए चीज़ एक बार और यहाँ लिख दिया हुआ है ताकि क्लियर रहे, सॉरी यहाँ लिख दिया है ताकि क्लियर रहे और इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स वापस फिर से आ गया, मैंने उस टाइप बोल रहा था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या है, दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की चीज़ें निकलती हैं, डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स की कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो आप दोनों क्या, दोनों हमको यूज़ करना, मतलब एक साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ये नहीं कि पहले पूरा मैट्रिक्स खत्म कर लो, पूरा डिटरमिनेंट नहीं, पहले अगर दोनों चलते रहोगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बात किया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो क्या कहता है, मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज ज़ीरो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट कल को निकालना जाएँ तो वो ज़ीरो मिले। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालें तो वो ज़ीरो आ जाए, वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ज़ीरो नहीं आए तो नॉन सिंगुलर होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ आगे होता है। ठीक है, बहुत काम आएगा ये आगे, तो हम बताएंगे जहाँ बात करेंगे, तब यहाँ पे बात करें, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे या फिर आगे थोड़ा और थ्योरी में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का क्या यूज़ था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकाले हैं और वो ज़ीरो आ जाए तो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा, और अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में ज़ीरो नहीं आता, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। दैट्स इट, इतना समझना अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें सब लोग।
क्वेश्चन दे रखा है 4 ऑप्शन उसके पास। फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 2c c माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, और ये a b c d 4 ऑप्शन के पास। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि मैं शीट दूँ तो उसमें ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो कर लो। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या कहता है सोल्यूशन यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया, R1 में क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये मैंने क्या किया, एलिमेंट्री रो हमने यहाँ पे ले आया। ठीक है, क्योंकि देखो क्या हो रहा था, अभी क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहा था मुझे। अगर कल को मैं नॉर्मली जैसा मैंने ट्रीटमेंट सॉल्व करना बताया है, अगर वैसे सॉल्व करने जाएँ हम लोग कि इसको बाहर रख के ये हटा के ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये, तो आंसर तो आएगा ही, पर क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसी में ही 10 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए वी हैव सब प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बात कर रहे थे पीछे भी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात किया कि मैंने क्या किया, R1 इम्प्लाइज दैट क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ईजी हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, मैंने बोला कि क्या होता है इन क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमको इसमें रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, कैसे क्या करना है, ये क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ देख के समझ में आ रहा है, कल को अगर मैं तीनों ऐड करने जाऊँगा ये प्लस ये, तो क्या होगा 2c 2b, तो ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जब ऐड करूँगा तो हो सकता है एक b एक c निकल जाए, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे a b c बचे, सेम में से इसके साथ भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा अपने को खुद से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, R1 इम्प्लाइज दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने R1 की जगह क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हुआ, a प्लस b प्लस c आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लिख देता हूँ, बता देता हूँ, ये प्लस ये कहाँ लिखा, इसमें लिख दिया, इस जगह। ठीक है, तो क्या हुआ, 2c प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b। देखो इसमें से एक ही चला गया, इसमें से एक चला गया, क्या बचा, a एक c बचा और एक b बचा, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। सेम इसके साथ भी यहाँ पे हुआ a प्लस बी प्लस सी, सेम इसके साथ भी क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बस मैंने क्या किया, सिर्फ रो 1 में चेंज किया, देख लो सिर्फ रो 1 में। तो मैंने क्या किया, सिर्फ रो 1 की जगह चीज़ें लिखी हुई है, बाकी क्या है, ये सारी चीज़ वैसे के वैसे लिख दिया। ठीक, आगे देख क्या करते हैं, फिर मैंने क्या किया, ऊपर वाले से a प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन ले लिया। क्या किया, इन तीनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में यही थोड़ा डिटरमिनेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि कल को अगर ये मैट्रिक्स होता तो क्या होता है, अगर मैं कॉमन लेता है मुझे सबसे निकालना पड़ता है, ये इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी सब में से वो, मतलब सारे एलिमेंट में वो चीज़ मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो मुझे कॉमन निकालनी है। बट यहाँ क्या हो रहा है, इंटायर एक रो से हमने कॉमन उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो क्या होगा, जब वापस मल्टीप्लाई होगा किसी भी एक रो में होगा मल्टीप्लाई, तो वही सीन हुआ। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा 1 1 1, बाकी सारी चीज़ें ऐसी बची। ठीक है, अब एक ये ऑपरेशन और ये एक ऑपरेशन करना है अपने को, क्या, C3 इम्प्लाइज दैट C3 माइनस C1, और क्या C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1। ठीक है, जब इम्प्लाई करोगे, दो ये खुद से करना है, यहाँ रुक के अपने आप करना ये चीज़ें, उसका लिखना है। खैर मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, वो मैं दिखा देता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या, पर यहाँ पे रोक के अपने आप करना है इसको। तो क्या होता है, ये दोनों करके अपने आप लिख देना जो भी है। ठीक है, तो मैंने देखो क्या, a प्लस बी प्लस सी बाहर था, तो ये क्या किया, मैंने ये दोनों केस में लगा दिए। जब लगाया तो क्या बचा, 1 0 0, देखो C3 माइनस C1 था, ये माइनस ये था, तो ये माइनस ये क्या हो, 0 हो गया। C3 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 0 हो गया ऊपर। फिर क्या किया, C2 माइनस C1 किया, तो ये माइनस ये किया, तो कल को 1 माइनस 1 क्या, फिर से 0 हो गया होगा। बाकी चीज़ें भी ये माइनस ये हुई होगी, ये माइनस, मतलब ये बहुत ईजी चीज़ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कि क्या कर दें क्या नहीं कर दें, वो आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि मुझे रो माइनस करना है कि ऐड करना है, कि मुझे कॉलम ऐड करना है कि माइनस करना है, क्या करना है, तो वो देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आ जाता है सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब दोनों ये केस होने के बाद हमने ऐसा कुछ मिल गया। अब ऐसा मिल गया तो अपने पास क्या, एक इस रो में देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है, बाकी सब 0 दिख रहा है, तो मैं इसके थ्रू ओपन कर लेता हूँ। इसके थ्रू ओपन करना मतलब ये बाहर रख दिया, ये और ये हट गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, जब ये मल्टीप्लाई ये किया तो नेगेटिव 0 आ जाएगा, और जब ये और ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू प्लस बी प्लस सी आ गया। a प्लस बी प्लस सी बाहर भी अपने पास, तो क्या हुआ, ये 2 और एक 3, तो क्यूब हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो एक बार ये क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लो। ठीक है, और खुद से कोशिश करना सॉल्व करने की, नहीं आएगा तो मैंने सॉल्व करके खैर बता ही दिया है।
ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1। इसको भी सॉल्व करके अपने पास 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें से कोई भी एक आंसर उसका, ठीक है। तो इसको अपने आप करना है। एक मैं रफली एक आइडिया बता देता हूँ कैसे करने का, उसका खुद से कोशिश करना करने की, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ए बी सी बाहर लिखा हो, मतलब क्या किया मैंने, जो ऊपर वाली रो है उससे ए कॉमन ले लिया, और जो सेकंड सॉरी जो ये है पहला ये है क्या है कॉलम है, उससे ए कॉमन ले लिया, जो दूसरा है ये क्या नाम है कॉलम, उससे बी कॉमन ले लिया, और जो तीसरा कॉलम उससे सी कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से बी कॉमन लिया, थर्ड कॉलम सी कॉमन लिया। जब ए बी सी बाहर कॉमन हो गया, इससे ए कॉमन हुआ तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आना चाहिए भाई, कल कोई मल्टीप्लाई होगा तो वापस ही मिल जाएगा ना, इससे मैंने कॉमन लिया, ए कॉमन लिया यहाँ से तो बी बचा बस, यहाँ से कॉमन गया तो सी बचा बस, ऐसे इसके साथ बी बाहर गया तो ए बचा, ऐसे ही ये भी हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कॉलम से कॉमन लिया था, अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, इसको क्या किया, रोज़ में मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, ए को क्या किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। बी को क्या किया, सेकेंड रो मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा ए बी जो बाहर था उसी को अंदर ले गए हम लोग। हमने क्या किया, कॉलम से निकाला उसको, बाद में क्या किया, रो में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये सब ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कहाँ क्या कर सकते हैं हम। अगर मैंने कोई भी एक चीज़ रो से कॉमन निकाली है, डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई भी एक चीज़ रो से कॉमन निकाल ली है तो मैं उस चीज़ को दोबारा किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखने में आएगा, तो एकदम से बिल्कुल से कन्फ्यूज़न नहीं होने का, ठीक है। जैसे बताने चले आ रहा हूँ सीखते चले जाओ, और क्वेश्चन को खुद से करना है एक बार, ठीक है। मैंने क्या किया, ए को क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, बी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सी को इसमें मल्टीप्लाई, कॉमन कहाँ से लिया था, यहाँ से कॉमन लिया था हमने, क्या किया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ रिजल्ट ऐसा मिल गया अपने को, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ऐसे करके रिजल्ट मिल गया। अब फिर से अपने को ये 2 केस करने हैं, जब 2 केस कर लोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, जब ऐसा रिजल्ट आएगा फिर अपने आप सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन को खुद से करना है, एक बार ध्यान से इत्मीनान से देखो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और सीखो कि कैसे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमको रो करना है कि कॉलम करना है, कैसे करना है, इसको खुद से रियलाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाता है कई बार, कि इसमें रो ऐड हो रहा है कि कॉलम ऐड हो रहा है, क्या तो ये कोई एक रूल नहीं है कि रो ही ऐड करना होगा, कॉलम ऐड करना होगा, किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये अपने को सीखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर दें, कैसे कर दें, इसको कितना ईजी कर दें, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन देख लेना, ये अपने पास ऑप्शन है, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर बताना कमेंट में, एक बार आंसर बता देना कि ABCD में कौन सा आंसर करेक्ट है इसका। आगे देखते हैं फिर अगला टॉपिक हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज the adjoint of a matrix A is the transpose of the matrix formed by the cofactor of A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझते हैं कि एडजॉइंट हम क्यों निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। कल को हमको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, तो वहाँ पे हमको एडजॉइंट पता होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर अगर मैट्रिक्स हमको एडजॉइंट पता है तो हम उसका इन्वर्स ईजी निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली निकल जाता है इन्वर्स। तो इन्वर्स भी ज़रूरी होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक के इन्वर्स के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं अपने को, ठीक है। कुछ 1-2 तरीके हैं मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने में, उसमें से एडजॉइंट भी एक उसका अच्छा रोल होता है, इसलिए हमको पहले एडजॉइंट सीखना है, बाद में फिर इन्वर्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द। कितना ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई बताने नहीं है, सिंपल अगर लैंग्वेज समझो तो ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा कि उसका तो पहले ट्रांसपोज कर दो, जो मैट्रिक्स दे रखा होगा उसका ट्रांसपोज कर दो, उसका कोफैक्टर निकाल लो, कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा उसका कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लो, कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका कोफैक्टर निकाल लो सब एलिमेंट्स का, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दो, जो रिजल्ट आ जाएगा वही एडजॉइंट हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज, ज़्यादा बवाल नहीं जाने का। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि
कि अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्या A11 A21 A12 A13 ऐसे करके मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। मैंने कोफैक्टर निकाल दिया पहले इस मैट्रिक्स का, मान लो A11 का क्या हुआ C11 हो गया, A12 का C12, ऐसे मैंने सबका कोफैक्टर मान लिया। अब इसी का एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये जो कोफैक्टर दे रखा होगा इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। अब क्या होगा, ये जो आया है ये क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। कितना ईजी है कि कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका हम पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या कर देंगे, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल हमने सीखा हुआ है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसका रोल बहुत है आगे इन्वर्स निकालने में, तो उसको सीखना है और बहुत ईजी है, सीखना क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन कुछ नहीं इसमें। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट मैट्रिक्स। देखो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर होता है तो क्वेश्चन को ऑटोमेटिक ही ईजी हो जाता है वो। ठीक है, तो अपने को प्रॉपर्टी सीखना ही सीखना है हर एक चीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं एडजॉइंट की। ठीक है, क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ए मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ए अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए करते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, ये हमारा ऐसे, इसको कोई डिनोट करने कोई सिंबल नहीं है, हमको ऐसे लिख देते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसको उसके ही एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, तो उसको समझना ही पड़ेगा अपने को। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में। तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात कर, डिटेल में बात करते हैं प्रॉपर्टी को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। देखो हमने पिछली क्लास में किसी क्लास में बात किया था, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे कि कोफैक्टर निकालना, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते चले जाते हैं किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बट क्या होगा, अगर मैंने बताया था कि एलिमेंट अगर चेंज कर दिया, अगर A11 C1 ना करके हमने A21 और C1 कर दिया, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या, 0 आ जाता है। ये दो रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने दो रिजल्ट इसलिए बात कर दी है क्योंकि इसका भी काम होगा। ये दो रिजल्ट अपने को पता है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं चीज़। ठीक है, अगर भूल रहे हो तो एक बार पीछे से लेक्चर रिवाइंड करके, एक बार पीछे मतलब मीन्स की पिछले किसी लेक्चर में सेकंड या थर्ड किसी लेक्चर में बात की थी मैंने, मुझे ऐसा इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताया था मैंने। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट का बहुत यूज़ है। रिजल्ट क्या है कि अगर किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ में, याद रखना, और फिर ऐसे ऐड कर लेते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर ही आता है, ये मैंने बात की थी। और अगर एलिमेंट को इधर उधर कर दिया, मीन्स कि दूसरा एलिमेंट दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसका 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट इस प्रॉपर्टी के लिए। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है इसको आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है कि कोई एक अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, A=A11 A12 A13 सबको मैट्रिक्स दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मैंने उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका कोफैक्टर निकाल के, ठीक है, फिर क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें करना क्या है, अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन अपने को मैट्रिक्स का पता है, ये भी एक तरह की मैट्रिक्स है, ये भी एक तरह का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है रो बाई कॉलम, बहुत ध्यान से देखना, रो बाई कॉलम मीन्स क्या हुआ होगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। तो यही तो हमने पीछे देखा अभी, वो क्या होता है, डिटरमिनेंट के बराबर होता है। कैसा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ऐसा कुछ आया होगा पहला एलिमेंट। जब मल्टीप्लाई किए होंगे इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स के, तो पहला एलिमेंट ऐसा कुछ आएगा। और इसकी वैल्यू क्या थी, हमने पीछे देखी थी,
डिटरमिनेंट आ रही थी, मतलब डेल्टा आ रही थी, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी कि अगर यही एलिमेंट किसी और कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अभी हम पीछे देख चुके थे। इसी तरह से दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, क्या, डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा। बड़े ध्यान से इस चीज़ देखने का अपने को, कब, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लेता हूँ, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट की बात हो रही है, उसकी वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या बचेगा, 1 0 0 0, मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा था वहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या, डेल्टा बाहर था अपने पास, ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सिंबल है ये इंटू आई, तो यही रिजल्ट हमारा प्रॉपर्टी का था, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसको एक बार रोक के पॉज करके इत्मीनान से देखना, बहुत इजी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हमको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं कुछ क्वेश्चन रहेंगे शीट दे दूंगा, उसको सॉल्व करके कल 10 बजे तक सबमिट करने का है, कल मॉर्निंग 10 AM तक। ओके, थैंक यू।